धूमकुड़िया में अभी क्लासेस जो मेंस के लिए चलाई जा रही हैं वो प्रोग्राम आपको सुबह 6 बजे से शुरू होता है और ये आपको जो है रात को 9:15 बजे तक चलेगा अलग अलग स्टेज में। सुबह 6 बजे टॉपिक डिस्कशन होंगे, फिर आपको शाम को 7:15 मेंस एमसीक्यू, फिर आप 7:45 से मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, रात में फिर आपको नोट्स दिया जाता है और सुबह फिर आपका आंसर रिव्यू 6 बजे से होता है और टॉपिक डिस्कशन होता है। तो ये एक जो है डेली प्रोसेस पे है और ये लगातार अभी मेंस के लिए चलाया जा रहा है धूमकुड़िया की ओर से। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर या धूमकुड़िया.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नमस्कार, जोहार। धूमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी जो 10 तारीख को बैकलॉग 2023 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो पेपर 1 का तो हम लोग अभी वीडियो में देख चुके हैं आंसर। पेपर 2 के जो क्वेश्चन है उसके आंसर पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और साथ में थोड़ा कटअप पर भी चर्चा कर लेंगे। तो ये जो इसमें थे, आपको सबसे पहले नंबर तो एससी के 2 सीट थे और बीसी 2 के जो है आपके ये 5 सीट थे। टोटल कैंडिडेट जैसे न्यूज़ पे आया था कि 7,000 लोगों ने भाग लिया है इस पे लगभग। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके सवालों को। पहला नंबर जैसे है कि ढोकलो सोहर महासमिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत चुनना है। इस बात का ध्यान रखिए, 4-5 सवाल ऐसे आ रहे हैं जहां असत्य या गलत कथन चुनना है। तो जैसे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जेपीएससी के पीटी में, तो इसका आंसर होगा पंचायती राज का समर्थन किया, क्योंकि ढोकलो सोहर महासमिति ने या दूसरे जो पारंपरिक पंचायत व्यवस्थाओं ने जो है उन्होंने पंचायती राज चुनाव का विरोध किया है। नागवंशावली झूमर लोक साहित्य के रचयिता कौन थे, तो घासीराम थे। रेगुलर में अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें घासीराम के ही एक और पुस्तक फाक शतक के बारे में पूछा गया था। तो नागवंशावली झूमर जो है घासीराम जी का ही है। नागवंशावली जो है वो आपका बेनीराम महता का है। बांसुरी बज रही है लोक साहित्य के रचयिता कौन है, तो जगदीश त्रिगुनायत है इसके रचयिता। कुड़ुक झारखंड की किस जनजाति की भाषा है, तो कुड़ुक उरांव की भाषा है, द्रविड़ भाषा परिवार से है। इसके साथ माल्टो एक और प्रमुख द्रविड़ियन भाषा परिवार की भाषा है जो झारखंड में बोली जाती है। श्री भागवत मुर्मू किस भाषा के लोक साहित्यकार हैं, इस पर भी सवाल रेगुलर में पूछा गया था और फिर इस बार पूछा गया है। तो ये संथाली के हैं, ये बिहार के थे और पद्मश्री पाने वाले पहले संथाली हैं ये। मुंडारी गीत पुस्तक हिस्सीर के रचयिता कौन है, तो हिस्सीर, सेलेद, इस तरह के कई किताबें जिनको रामदयाल मुंडा ने लिखा है। अब इसमें जैसे भैया राम मुंडा, ये तो आपको राजनीतिक नेतृत्व करता है ये। 7वां नंबर, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है कैमूर पर्वतमाला में। डोलामाइट के चट्टानों के बीच ही जो है आपको इस तरह के गुफा क्षेत्र देखने को मिलते हैं जो गुफा कंदरा का निर्माण होता है और ये आपको पलामू के साइड में उधर कैमूर के पहाड़ियों तक मिलेगा। तो कैमूर पर्वतमाला। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये आपका आले आतू है। आले आतू रघुनाथ मुर्मू द्वारा नहीं लिखा गया है। रघुनाथ मुर्मू द्वारा ओल्ड चिक्की लिपि का आविष्कार 1925 में किया गया था और अभी हाल में 2025 में इसको लेकर शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था और इसके लिए 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था। होड़ सेरेंग जो है ये पहली पुस्तक है जो ओल्ड चिकी में रची गई थी। 9वां नंबर है कुड़ुक डंडी। कुड़ुक डंडी नामक प्रसिद्ध गीतों की पुस्तक के लिए किसे साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया गया, तो बिहारी लकड़ा को। और बिहारी लकड़ा संभवतः साहित्य अकादमी पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। प्यारे करकट्टा की पुस्तक जूझर डाड़ किस प्रकार की कृति है, तो ये नाटक संग्रह है। वैसे प्यारे करकट्टा इनका जो पुस्तक है बेरथा बिहा वो काफ़ी फेमस है, लेकिन जूझर डाड़ के बारे में पूछा गया तो ये नाटक संग्रह है। निम्नलिखित में कौन सी संथाली पुस्तकें देवनागरी लिपि में लिखी हुई हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। इसमें थोड़ा सा शंका है लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उपयुक्त सभी इसमें उत्तर होना चाहिए,
क्योंकि दिसुम बाबा देवनागरी लिपि में है, इसको लिखा है आपके जो होड़ संवाद के संपादक थे 1947 में, उन्होंने लिखा था इसको। उसके बाद डोमन साहू समीर ने, उसके बाद कुकमो बास्की जी का है, और हरमवाक आतो, इसके राइटर का नाम हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन बाकी जो है वो आपके हिंदी देवनागरी में है। तो ये सारे जो है ऑप्शन आपके उपयुक्त सभी। द चेंजिंग हो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो D.N. मजूमदार। झारखंड का सबसे प्राचीन शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो सेंट कोलंबस है, क्योंकि 1899 में। उसके बाद बिरसा कृषि विद्यालय जैसे केंद्र मनुचिकित्सा संस्थान, तो ये तो बाद में ही आया है। CIP जो है आपका 1918 में। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, ये सब तो बहुत बाद में है। तो सेंट कोलंबस जो है ये आपका सबसे प्राचीन है झारखंड में इसके हिसाब से। केंद्र ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये सवाल भी आपको रेगुलर में पूछा हुआ है, और ये आपका धनबाद है इसका आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक काल में अलग झारखंड राज्य की मांग का नेतृत्व किसने किया? तो प्रारंभिक काल में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो 1947 के जस्ट बाद जो है, उस समय झारखंड पार्टी का मतलब दबदबा था। 1 जनवरी 1950 में झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ था, और उसके नेतृत्वकर्ता थे जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड के नेतरहाट पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे छोटा नागपुर पठार की रानी कहा गया। ये लातेहार जिले में स्थित है, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। तो तीनों सही हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2010 में हुआ था। ये आपका 11th 5 ईयर प्लान के तहत में इसको बनाया गया था, और IIM कोलकाता का इसमें विशेष सहयोग है। झारखंड के दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये जमशेदपुर शहर के निकट दलमा पहाड़ी में स्थित है, ये भी सही है। ये मुख्य रूप से हाथियों के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है, तो तीनों सही है। 1975 में दलमा वन्यजीव का अभ्यारण्य का उद्घाटन उस समय आपके जो है किया गया था, और संजय गांधी ने किया था इसका उद्घाटन, और 1976 में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर इसको नोटिफाई किया गया था। अगला है झारखंड राज्य में अवस्थित खनन स्थलों एवं उनके प्रमुख खनिजों से मिलान कीजिए तथा सही क्या है? तो घाटशिला तांबा ही है, जोरामडी यूरेनियम है, नोवामुंडी लोहयस, इटखोरी कोयला। तो ये ऑप्शन आपका सही है। झारखंड में सर्वाधिक बनावरण किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा बनावरण किस जिले में है? तो एरिया वाइज अगर इसमें देखा जाए तो पश्चिम सिंहभूम में जो है सबसे अधिक बनावरण है, इससे कम है। परसेंटेज के हिसाब से भले जो है ज़्यादा क्षेत्र को घेरा हुआ है लातेहार में, लेकिन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? कहाँ है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? किसके पास ज़्यादा धन है? तो ये आपका जो है पश्चिम सिंहभूम। अगला सवाल आपका है, झारखंड में दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बराकर है। बराकर जो है ये दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। अगला आपका है 22 नंबर, तेनुघाट बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। बिल्कुल सही है, ये आपका दामोदर नदी पे बनाया गया है। इसके बाद है तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र ललपनिया में स्थित है। तो 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। अगला है कि प्रतिशत के आधार पर झारखंड में किस खनिज का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? किसका ज़्यादा होता है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कोयला होता है। कोयला का उत्पादन झारखंड में ज़्यादा है। भंडार के तौर पर भी जो है कोयला झारखंड में ज़्यादा होता है। उत्पादन के तौर पर झारखंड 3rd नंबर पे आता है। झारखंड का कौन सा वन उत्पाद भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? तो लाख, भारत लाख में प्रथम स्थान पर है, और उसमें भी झारखंड जो है वो आपका भारत में प्रथम स्थान पर आता है। झारखंड राज्य में मुख्यतः किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है। झारखंड में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मोटा और माझी में है, भेड़ा नदी के किनारे। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? रेगुलर में जैसे पूछा था इसका 5 ईयर प्लान जो कि 3rd था,
और ये रसिया के सहयोग से बना था 1964 में। निम्नलिखित में से झारखंड के वनों में पाए जाने वाला कौन सा जीव असुरक्षित श्रेणी में है? तो एशियाई हाथी है। 2001 में झारखंड में पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था सिंहभूम में। झारखंड में वन्यजीव संरक्षण एवं वन प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो झारखंड वन विभाग। झारखंड में मृदा प्रदूषण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो औद्योगिक अवशिष्ट और खनन अवशेष। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जीव युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य भेड़िया, क्योंकि ये इसके साथ में मैच नहीं कर रहा है। आपको पता है कि भेड़िया किस वन्यजीव अभ्यारण्य में है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2002 में। अगर झारखंड की बात करें तो ये आपका 2007 में आया है झारखंड में। झारखंड का कौन सा जिला कोयला खनन के कारण भूमि धसाव और भूस्खलन से प्रभावित रहता है? तो धनबाद। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण की रणनीति है? तो वन रोपण और कार्बन संचित करना, ये जो है रणनीति में आता है। झारखंड में से किस नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा है। और अभी हाल में झारखंड में पवन ऊर्जा के भी कुछ जो है वो पोटेंशियल देखे गए हैं। 36 झारखंड में जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह कथन ए है। आर है अनियमित मानसून और सूखा फसलों की वृद्धि और पैदावार को प्रभावित करती हैं। तो ये सही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव देता है, क्योंकि मानसून अनियमित हो जाता है और सूखा जो है वो फसलों की वृद्धि और पैदावार को प्रभावित करता है। तो आपका ये जो है ए होगा। 37 झारखंड में बाढ़ मुख्यतः किस नदी बेसिन से संबंधित है? तो गंगा नदी बेसिन से है बाढ़, जैसे साहिबगंज में बाढ़ आया था। 38 भारत में आपदा प्रबंधन का समन्वय कौन सी संस्था करती है? तो एनडीएमए करती है। झारखंड में जेएसडीएमए करती है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना पहली बार कब तैयार की गई? 2010 में। झारखंड राज्य में सूखे के लिए मुख्य रूप से कौन सा जलवायु कारक जिम्मेदार है? तो कमजोर मानसूनी वर्षा। झारखंड में केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रांची में है। झारखंड में उगाई जाने वाली कौन सी फसल सूखा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त और जलवायु सहिष्णु मानी जाती है? तो मोटा अनाज। उसमें भी झारखंड में जो है रागी होता है, और अभी हाल में झारखंड के मिलेट मिशन को रागी क्रांति का नाम दिया, मड़ुआ क्रांति का नाम दिया गया है, रागी मड़ुआ। 43 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 कौन सी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी? तो ये 22वीं थी। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। ये सवाल हूबहू पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसमें जैसे ये जो ऑप्शन आपका है ये गलत होगा, क्योंकि झारखंड 5वें नंबर पे था और बाकी तीनों आपके सही हैं। इसका आयोजन 2011 में रांची में किया गया। इसका शुभंकर छुआ था जो कि शिशु हुरन था, और झारखंड इसमें 33 स्वर्ण पदक अर्जित किया था। तो आपका सी ऑप्शन होगा। झारखंड खेल नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 24 दिसंबर 2022 को लागू हुई। इसे झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लागू किया। इस नीति का उद्देश्य खेल तथा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देना है। ये खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा योग्य बनाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है स्पोर्ट्स पॉलिसी झारखंड 2022 जो है ये आपका सितंबर में आया था, ये जबकि दिसंबर में लागू की बात की जा रही है। तो ये आपका जो है ऑप्शन ए जो है ये आपका गलत होगा। 24 दिसंबर 2022 को ये लागू नहीं है, बल्कि ये सितंबर से ही लागू है। तो ऑप्शन आपका 2, 3, 4 ये आपके राइट ऑप्शन होंगे, क्योंकि इसे झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लागू किया था। इस नीति का उद्देश्य खेल तथा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देना है। ये खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु योग्य बनाता है। तो ये तीनों सही हैं, 2, 3, 4। 46 नंबर कीनन स्टेडियम में भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के साथ खेला? तो वेस्ट इंडीज के साथ खेला था। और
जो रांची का JSCA स्टेडियम है उसमें इंग्लैंड के साथ खेला है। 47 नंबर, झारखंड के प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के अनुसार जिला पुनर्वास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिला दंडाधिकारी होते हैं, DC, DM। 48 नंबर सवाल है, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार किस स्तर पर भूमि बैंक बनाने का प्रावधान था? तो जिला स्तर पर। अभी रियाडा जियाडा जो आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके आधार पर है, और उस समय जिला स्तर पर। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत कितने बृहद उद्योग स्थापित किए गए? 26। टोटल 106 है, जिसमें से 26 बृहद उद्योग हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे विचार विमर्श किया जाएगा? तो जनजातीय सलाहकार परिषद से। झारखंड राज्य में 2 सिंथेटिक ट्रैक कौन कौन से जिले में है? तो जमशेदपुर और रांची में। 52, इनमें से कौन सा क्षेत्र 2021 की झारखंड औद्योगिक नीति के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है? तो खनन और खनिज प्रसंस्करण उच्च प्राथमिकता वाला नहीं है। कुंदरी लाह बागान किस जिले में स्थित है? तो यह पलामू में है। 1922 में इसका स्थापना किया गया था। यह लाह निर्देशन केंद्र भी है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब की गई? तो 9 दिसंबर 1926 में। देश के कुल लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है झारखंड का। झारखंड का कौन सा जिला डोलामाइट के उत्पादन में अग्रणी है? डोलामाइट, लाइमस्टोन, पलामू इसमें अग्रणी है। रांची में माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया? 2017 में। मोमेंटम झारखंड वैश्विक निवेश सम्मेलन 2017 के अनुसार सर्वाधिक समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र में हुआ था? तो खनन एवं उद्योग के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा कब की गई? जनवरी 2019 में। मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के लाभार्थी बनने के लिए अधिकतम वार्षिक आय होनी चाहिए 8 लाख रुपया अधिकतम। बिरसा आवास योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो आदिम जनजाति से। झारखंड में राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि विधवा महिला को दी जाती है? 1000 रुपये। डाल्टनगंज का सबसे पुराना नाम क्या था? तो बिजराबाग था। मारापारी तो बोकारो का है, मोरखी मयूराक्षी नदी का है, किशनपुर आपका रांची का है, तो बिजराबाग। ये सवाल किसी एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली आदिवासी महिला विनीता सोरेन। अबुआ आवास योजना के लाभार्थी को कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो 2 लाख। किसने स्वराज लुट गया लिखा? बाबू रामनारायण सिंह। और बाबू रामनारायण सिंह को इनको जो है छोटानागपुर केसरी का उपाधि 1940 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे उसमें स्वागत भाषण में राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, और इन्होंने ही, बाबू रामनारायण सिंह ने ही संसद में पहली बार झारखंड अलग राज्य का डिमांड भी रखा था। झारखंड को एनीमिया मुक्त करने हेतु कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये आपका AMBT3 है। अगला सवाल जो आपका है वो भारत सरकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर को लेकर, तो ये कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए इस सवाल को हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पेशा अधिनियम 2025 में कुल कितने अध्याय हैं? तो 17 अध्याय हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी रैयत किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा, सेक्शन 17 में है। और पहली बार CNT में सेटल्ड रैयत का डेफिनेशन दिया गया था, और वो है वो रैयत जिसने किसी गांव में लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारण की हो। निम्न में किस जनजाति को हिंदू संस्करण के रूप में जाना जाता है? तो भूमिज को जाना जाता है। 72 है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कोड़कर क्या है? कोड़कर को कई दूसरे नाम से भी जानते हैं, अरियत, खंडावत, जलशासन, इस तरह के। तो ये वो भूमि होती है जो जंगल काटकर या बंजर भूमि सुधार कर खेती के लिए तैयार की गई होती है, तो B ऑप्शन होगा। 73 है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत वही अस्थायी रैयत के लिए कितना समय तक किसी एक जमीन पर रहना है? तो 12 वर्ष है आपका। भूगतबंध का अर्थ किसमें दिया हुआ है डेफिनेशन? तो ये आपका धारा 3 का 4 में है। SPT अधिनियम के तहत संथाल परगना में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर। भूगतबंध बंधक में बंधकदारी अपनी राशि की वसूली किस प्रकार करता है? तो भूगत बंधक में होता है कि आप जो जमीन दे दिए, मतलब कर्जा अगर किसी से लेना है तो अपनी ज़मीन उसको देते हैं, और वो जितने साल के लिए
उसको कर्जा के लिए देते हैं, उतने साल में उस जमीन से जो लाभ मिलता है उससे अपना मूल और सूद वो पूरा करता है। तो बंधक की अवधि के दौरान काश्तकारी से प्राप्त होने वाले लाभों से भुगत बंध में वो अपनी वसूली करता है। 77 है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत पुनर्विलोकन यानी रिव्यू का उद्देश्य क्या है? तो ये अवैधता या अनियमितता को सुधारना है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 किस तारीख को लागू हुआ? तो 1 नवंबर 1949 से लागू हुआ। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत रैयत किस परिस्थिति में अपनी भूमि को अस्थायी रूप से खेती के लिए ट्रस्ट पर नहीं दे सकते हैं? तो अगर वो गांव से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हैं तब वो ट्रस्ट के लिए नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर अस्थायी तौर पर हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि 10 साल तक अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो फिर वो जो जोतता है उसको दिया हुआ माना जाता है। झारखंड में शहरों में वार्ड समिति गठित की जाती है 3 लाख जनसंख्या पर। नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 243T में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति को किसके द्वारा बेदखल किया जा सकता है? तो उपायुक्त के द्वारा। नागवंशी शासन व्यवस्था में देवोत्तर से क्या तात्पर्य है? तो मंदिर को दी जाने वाली भूमि है। पढ़ा शासन व्यवस्था में विभिन्न गांवों में से एक गांव राजा गांव, दूसरा गांव दीवान गांव, तीसरा पनेरे गांव और चौथा कोतवाल गांव होता है। शेष गांव को कहते हैं प्रजा गांव। खड़िया शासन व्यवस्था के अंतर्गत करताहा का पद निम्नलिखित में किसमें वंशानुगत होता है? तो दूध खड़िया में होता है। ढेल की खड़िया में कोई निश्चित नहीं होता है। पहाड़ी खड़िया में चीरा और दाणुड़िया वाला सिस्टम है। मुंडा शासन व्यवस्था में बरकंदाज निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो बरकंदाज सिपाही होता है। वो दीवान के आदेश पर सामग्री वितरण करता है, सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करता है और दीवान के आदेश पर गांव में नोटिस तामील करता है। तो उपयुक्त सभी होगा। ओहदार किस जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम था? तो बेदिया। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है बताना है। 80 नंबर सवाल है, ये सत्य नहीं है चुनना है इसमें, और ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर, सत्य और असत्य को लेकर। तो सत्य नहीं है। तो मुंडा प्रति जमीन की बंदोबस्ती कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मुंडा धार्मिक अपराध के आरोपी व्यक्ति का दंड तय कर सकता है? नहीं कर सकता है। मानकी तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं से मालगुजारी वसूलता है? बिल्कुल सही है। वसूली राजस्व में से मानकी को 15% कमीशन प्राप्त है? नहीं है। तो ये आपका जो है इसमें आपका 2 और 4 जो है असत्य है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस जनजाति की शासन व्यवस्था को जाति गोट कहा जाता है? तो परहिया में है। माझी परगना शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फिर असत्य पूछा है। तो जैसे जोग परानिक जोग माझी का सहायक और पंचायत का हरकारा होता है, जोग परानिक जोग माझी का सहायक नहीं होता है। तो आपका जो है ये राइट आंसर ए होगा। कौन सा कथन असत्य है कह रहा है, तो ये असत्य है। बाकी गोड़ाइत पूरे गांव की जनसंख्या तथा परिवार की जानकारी रखता है। जोग माझी अपराधियों के लिए दंड निर्धारित करता है और गांव का रक्षक लासेर टेंगोय है। जोग परानिक जो है वो परानिक का सहायक होता है। असुर जनजाति में उनकी कौन सी शाखा लोहा गलाने का काम करती है? तो अगोरिया। झारखंड में नीलांबर एवं पिताम्बर किस विद्रोह के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो 1857 का सिपाही विद्रोह, पलामू से थे। भगवान बिरसा मुंडा को अंतिम गिरफ्तारी के समय रांची के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो स्ट्रीट फील्ड थे। और उस समय आपके अंतिम गिरफ्तारी के समय में जो कमिश्नर थे फोबोस थे। और बिरसा मुंडा का केस जो लड़ा था जिस जज ने, उसका नाम था WJ कटस या डब्लू कटस, कुछ ऐसा नाम था उनका। मरंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा ने रांची के किस स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की? तो संत पॉल स्कूल में। और जब वो ऑक्सफोर्ड में गए तो वहाँ संत जॉन स्कूल में उनका एडमिशन हुआ था। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन झारखंड के किस राज्य में किया गया था? किस जगह पर किया गया था? जमशेदपुर में। जैसे आदिवासी महासभा का गठन रांची में हुआ था और जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा को रांची में ही ज्वाइन किया था, तो वैसे ही झारखंड पार्टी जो 1 जनवरी 1950 में बनी थी, तो ये जमशेदपुर में स्थापित की गई थी।
झारखंड के सदान किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो सादरी का करते हैं। झारखंड की जनजातीय विवाह परंपरा में रक्त संबंधों के बीच विवाह निषिद्ध है और सामाजिक रूप से बेटलाहा व्यवस्था से दंडित है। जैसे हर एक में देखिएगा 3-4 खून के जो रिश्ते होते हैं उसके बाद ही शादी है, कुछ ऐसा है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का कौन सा कारखाना अपने स्थान से सही मेल नहीं खाता है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये आपका मेल नहीं खाता है धनबाद के साथ में। बाकी आईसीसी घाटशिला में है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी में है, एचईसी रांची में है, ये तीनों तो सही है। ये आपका मिलान है मेला को लेकर। तो जगन्नाथपुर मेला रांची में लगता है, श्रावणी मेला देवघर, हिजला मेला दुमका में, टूसू मेला पंचप्रगना। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। झारखंड राज्य के निर्माण के पहले बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ये अगस्त 2000 में पारित हुआ था। डी ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारे जो हैं सारे सवालों के जवाब हो गए। और अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन में 50 क्वेश्चंस करीब करीब जो है आपके वो ठीक है, लेकिन 50 के बाद जो 50 सवाल है वो थोड़े मॉडरेट टू टफ में आ जाते हैं। तो ये माना जा सकता है जैसे पेपर 1 में आप जैसे 75 अगर आप लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन पेपर 2 में अगर आप 65 और 70 के बीच भी अगर है तो अच्छा माना जाएगा। अब कटअप की बात क्या होगी? जैसे आपका जो है इसमें जो बैकलॉग 2023 है, इसमें एससी के आपके 2 सीट है और BC2 के जो है 5 सीट है। तो एससी का जो है 15 गुना मतलब 30 कैंडिडेट और BC2 का 5 गुना यानी 75 कैंडिडेट। मान के चलिए इसमें कुछ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो 30 मान लीजिए 50, 75 का 100, तो 150 के करीब जो है कैंडिडेट, 140-150 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कटअप को देखेंगे तो ये कटअप आपका जो है एससी के लिए जो कटअप है वो आपका 135 से 138 के बीच में रहने का संभावना कर सकते हैं हम लोग। और BC2 का जो कटअप है वो भी करीब यही रहेगा, 136 से 139 के करीब जो है रहने की संभावना की जा सकती है। तो अगर आपका 135 प्लस है तो आराम से तैयारी कीजिए। जहाँ तक क्वेश्चंस गलत की बात है, तो क्वेश्चंस कि अभी तो जो आंसर की देंगे उसके बाद डिसाइड होगा कि जेपीएससी किस तरह से आंसर देती है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन अगर आपका 135 प्लस है, आप चाहे BC2 में आते हैं, SC में आते हैं, मेंस के लिए सोच सकते हैं और उसके लिए और जा सकते हैं। बाकी आपका अगर उससे ज़्यादा मार्क्स है, 145 है, 150 प्लस क्वेश्चन आपके अगर सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कहना भी बिल्कुल नामुमकिन होगा कि 130 प्लस वाले ना आए, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है सब कुछ छुपा हुआ है। हाँ, लेकिन एक अनुमान है 135, 36, 37 कुछ इसी तरह से जो है कटअप रहने का संभावना है। धन्यवाद।